हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन कंपटीशन कोचिंग सेंटर। आप सभी का इस कंपटीशन कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देखिए, आज हम लोग जो है आज विज्ञान विषय के हुए टेस्ट का जो है अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाहित की गई थी। इसमें जो है 2 घंटे का समय दिया गया था सबको, और इसमें जो प्रश्न पत्र हैं वो जो है कितने 2 खंडों में विभक्त हैं। इसमें देखिए प्रश्न पत्र खंड अ और खंड ब में विभक्त हैं। खंड अ जो होगा वह बहुविकल्पी होगा, और खंड ब जो होगा वो जो है क्या होगा, वो जो है खंड ब जो होगा इसमें वो जो है लिखित होगा। इसमें देखिए कह रहे हैं कि वर्णनात्मक जो है खंड ब होगा, और खंड अ जो होगा वह लिखित होगा। इसमें देखिए कह रहे हैं कि बहुविकल्पी यानी खंड अ में प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूरेनियम क्या है। यूरेनियम जो है एक क्षार धातु है कि यह धातु है, यह स्थायी तत्व है, तो इसमें जो है अंतः संक्रमणीय धातु है। यूरेनियम क्या है, तो इसमें देखिए यूरेनियम जो है यह अंतः संक्रमणीय धातु है। अंतः संक्रमणीय धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो है वे जो है यह ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमणीय धातु कहते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही हो गया, इसमें सही हो गया पहले का चौथा ऑप्शन। तो इसमें अगला देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अम्लीय जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखिए अम्लीय विलयन देखेंगे तो अम्ल जो होता है, अम्ल वह जो है यहाँ देखिए इस पर, अगर इस पर देखिए मान लीजिए पीएच पैमाना है तो यहाँ पर जो होता है वो 14 होता है। यहाँ पर कितना होता है 14, यहाँ पर होता है 7, और यहाँ पर होता है 0। यहाँ देखेंगे तो जो यहाँ जो है 7 से कम, अगर जो है 7 से कम अगर रहेगा कोई पदार्थ तो उसका पीएच मान 7 से कम है तो वह जो होगा अम्ल होगा। क्या होगा, वह जो पदार्थ अम्ल होगा। यदि कोई पदार्थ है उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो अधिक होगा तो उसका पीएच मान जो है 4 होगा। यानी यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह 4 होगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल होगा। इसमें देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 है, कितना है 7 है, तो वह जो होगा उदासीन होगा। क्या होगा, वह जो है उदासीन होगा, उदासीन। फिर देखिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि संकर लवण क्या है। पहला ऑप्शन है Na2HPO4, दूसरा है Na3 कोष्टक में FeCN का होल 6, और अगला ऑप्शन कह रहे हैं कि NaH4HPO4 नन ऑफ दिस। इसमें कौन जो है वह संकर लवण है। तो इसमें संकर लवण जो होता है वह यदि जो है किसी पदार्थ को, यानी यदि किसी जो है यौगिक को जो हम 2 भागों में विभक्त करते हैं तो वह 2 अगर आयनों में टूटते हैं तो उसको कहते हैं कि संकर लवण। तो इसमें देखिए संकर लवण का जो है कौन सा उदाहरण है, तो इसमें संकर लवण का जो उदाहरण है वह जो है Na2FeCN का होल 6, और ए जो है दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, दूसरा सही होगा। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से एल्काइन क्या है। निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ एल्काइन है। तो इसमें अगर एल्काइन को देखेंगे तो एल्काइन क्या है, तो एल्काइन जो है देखेंगे तो अगर जो हम देखेंगे कि ऐसे जो है कार्बन होते हैं, इसको हम कहे थे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम लोग 2 भागों में विभक्त किए थे। पहला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा था, पहला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। ठीक, ये जो 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन विभक्त किए थे। संतृप्त में जो होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक बंध होता है, उसको कहेंगे हम लोग कि ये जो है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यदि जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 बंध होते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह असंतृप्त है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच
कितने बंध होंगे, 2 बंध होंगे। तो इसको कहेंगे कि असंतृप्त है। इसको जो है 2 भागों में बांटे थे। एक था कि जो हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये जो है 2 बंध होगा, या जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो है त्रिबंध होगा। तो इसको जो हम लोग कहे थे कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये 2 बंध होगा, तो उसको हम लोग कहे थे कि वो जो होगा, वो जो है, यदि देखिए, यदि जो है, यदि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 बंध होगा, तो इसको हम लोग कहे थे एल्कीन है, एल्कीन। यदि जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 3 बंध होगा, तो इसको कहते हैं एल्काइन है, एल्काइन। इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो है देखेंगे अगर, तो इसमें हम लोग जो है अगर सूत्र देखेंगे किसका, एल्कीन का सूत्र देखेंगे और एल्काइन का, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n -2। ये जो है एल्कीन का सूत्र होता है क्या, CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है, इसका एल्काइन का सूत्र होता है Cn, यानी कार्बन की संख्या, और H जो है 2n, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगुना से 2 कम। तो इसमें देखिए, पहला अगर देखेंगे तो 3 का दूना 6, पहला अगर देखेंगे तो 3 का दूना कितना होगा, 3 का दूना होगा 6, और 6 में 2, यानी कार्बन 3 और हाइड्रोजन जो है 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 हो जा रहा है। तो ये एल्कीन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एल्कीन का उदाहरण है। इसमें अगला देखिए, अगला कह रहे हैं कि C4H10, यानी हाइड्रोजन जो है इसमें भी यह 2 दुगुना से 2 ज़्यादा है, तो यह भी नहीं होगा। अगला फिर ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, अगला कह रहे हैं कि 3 दूनी 6, ये जो दुगुना है इसलिए एल्कीन का उदाहरण है। ये जो 2 गुने से 2 कम है, तो ये एल्काइन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का जो है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल अगर देखें तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CH3 COOH। इसमें ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है, तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो कार्बन होता है वो जो है कार्बन के आधार पर जो है उसका नामकरण किया जाता है। तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए जो है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। इस प्रकार जो है हम किसको, कार्बन के यौगिकों को, यानी कार्बन के आधार पर उसके नामकरण को जाने थे। इसका उपयोग जो है किसमें, IUPAC नामकरण के लिए किया जाता है। इसमें देखिए, तो इसमें है 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग हुआ, एथ। और इसमें देखेंगे तो COOH है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्रियात्मक समूह है। तो इसका जो है होता है कि ओइक एसिड, इसका जो क्रियात्मक समूह यानी संलग्न क्या आता है, ओइक एसिड। तो ओइक तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड यानी अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल इसमें देखेंगे अगर, तो एथेनोइक अम्ल कौन सा सही है, तो इसमें एथेनोइक अम्ल जो है दूसरा सही है कि एथेनोइक अम्ल। ठीक। अगला फिर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रोपेनल क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसमें अगर देखें ध्यान से, तो पहला जो है ये एल्डिहाइड है। पहला क्या है, पहला जो है एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड जो है CHO होता है, इसका जो है अनुलग्न अल होता है। तो इस देखिए प्रोप में जो अल यानी प्रोपेनल में कह रहे हैं कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा अगर देखेंगे तो कीटोन है, इस कीटोन में जो है ओन क्रियात्मक समूह होता है, ओन। अगला देखेंगे तो OH है, इसका क्रियात्मक समूह जो होता है आल होता है, आल। फिर अगला देखेंगे तो OCH3 है, ये जो है किसका है, ये जो है ईथर का जो है, ईथर है इसमें ऐसे O जो होता है दोनों तरफ, तो ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है पहला वाला। कौन सा, पहला सही है CHO। फिर देखिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोजले ने की थी। किसने किया, मोजले ने किया था। इसके बाद देखिए अगर जो है मेंडलीव को देखें, अगर पूछे कि आधुनिक सारणी का जो है
अगर पूछें कि अवर सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो मेंडलीफ को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी, लेकिन आधुनिक सारणी का जो जनक होते हैं वो कौन होंगे तो मोजले होंगे। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल होते हैं तो इसमें पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये जो आप लोगों को अभी बताए हैं हम, ये जो है होता है 7 से 14 यानी 7 होता है। फिर यहाँ जो देखेंगे 0 होता है, इधर देखेंगे तो 14 होता है। ऐसे इसमें देखिए ये जो है 3.5 3.5 जो है 3.5 और यहाँ देखेंगे 10.5। यदि कि कोई पदार्थ है, कोई विलयन है, उसका पीएच मान इससे जो है 3.5 से 0 के बीच में है तो वह जो है दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल। और अगर इससे ज़्यादा और 7 के बीच में है तो वह जो है क्या होता है, सॉरी 1 मिनट, यदि जो है कोई विलयन है उसका पीएच मान 0 और जो है 3.5 के बीच में है तो वह प्रबल अम्ल होगा। दुर्बल नहीं, कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होता है, अम्ल। अगर जो है कोई विलयन है उसका पीएच मान 3.5 से और जो है 7 के बीच में होता है तो वह दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल। अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक और 10.5 से कम है तो उसको कहेंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। और यदि जो है कोई विलयन है उसका पीएच मान 10.5 से ज़्यादा है और 14 से कम है तो उसको कहेंगे प्रबल क्षार है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि निम्न में से जो है कौन दुर्बल क्षार का अम्ल का उदाहरण है, सॉरी दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है, तो इसमें जो है उदाहरण है वो कौन सा है, इसमें उदाहरण है HCN। कौन सा उदाहरण है, HCN उदाहरण है। ठीक, फिर अगला देखते हैं निम्न में से कौन आवारा तत्व है। तो निम्न में से कौन आवारा तत्व है, ये इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है इसको कहते हैं आवारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन और जो है यानी धातु और अधातु किसी की भी जो है गुण का पालन नहीं करता, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। अगर आवारा इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कि आवारा जो है कण किसे कहते हैं तो आवारा जो कण इलेक्ट्रॉन को कहिएगा, किसको कहेंगे, आवारा कण जो कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आवारा कण होता है। ठीक, फिर आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन धातु का गुण नहीं है। निम्न में से कौन धातु का गुण नहीं है। पहला कह रहे हैं आघात वर्धनीयता, दूसरा कह रहे हैं तन्यता, तीसरा कह रहे हैं ऊष्मा का कुचालक, चौथा कह रहे हैं चालक। तो अगर इसमें देखिए, अगर इसमें जो है हम लोग धातु का गुण देखेंगे तो धातु का गुण जो होता है इसमें देखिए, इसमें अगर देखें तो देखिए इधर धातु है, धातु, इधर अधातु है, अधातु। इसमें अगर देखें धातु और अधातु देखेंगे तो धातु और अधातु में जो होता है वह पहला क्या होता है, धातु में जो होती हैं वो ऊष्मा का कुचालक होती हैं, जबकि धातु में ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि अधातु में ऊष्मा का कुचालक होती हैं। दूसरा गुण देखेंगे, धातु में ऊष्मा का कुचालक होती हैं, जबकि अधातु में ऊष्मा का जो है कुचालक होती हैं, और जो है धातु में ऊष्मा का सुचालक होती हैं। धातु में जो विद्युत का सुचालक होती हैं, जबकि अधातु में विद्युत का कुचालक होती हैं। धातु को अगर देखेंगे तीसरा पॉइंट, तो धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जबकि अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। तीसरा और चौथा पॉइंट देखेंगे तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर जो है धातुओं को पीटेंगे तो यह फैलती हैं, चद्दर में बदल जाएंगी, जबकि अधातुओं को अगर पीटते हैं तो यह जो होती हैं अधातुएँ जो होती हैं यह टूट के खुरदरी जो अवस्था में आ जाते हैं, जिसको हम भंगुरता का गुण कहते हैं। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होती है, सही है। धातु में तन्यता का गुण होता है। पांचवा जो है क्या है, कह रहे हैं कि धातु में तन्यता का गुण होता है। तन्यता यानी धातुओं को खींचकर जो हम तार के रूप में फैला सकते हैं। जो सब अगर पूछें कि बताइए सबसे जो है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है कौन है, Ag यानी गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। ठीक, सॉरी Ag नहीं, इसमें जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है। अगर जो है सबसे जो है तन्य धातु पूछेंगे तो कहेंगे गोल्ड है। लगभग में एक जो है 10 ग्राम जो है गोल्ड से लगभग में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु का गुण नहीं है, तो
इसमें जो धातुएं जो होती हैं ये ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि इसमें दिया है कि ऊष्मा का कुचालक होती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें सही है कि धातुएं ऊष्मा का क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक, तो आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो है हम किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पहला करें दावन सोडा का, दूसरा करें फिटकरी का, तीसरा करें बेकिंग सोडा का, चौथा करें इनमें से कोई नहीं। इन धातुओं को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम जो है निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जो है लाल दवा का प्रयोग करते हैं धातुओं जीवाणु रहित बनाने के लिए जल को, और इसमें जो है किसका? फिटकरी का प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध बनाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है, यानी परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में होता है? पहला कह रहे हैं प्रगलन में, दूसरा कह रहे हैं क्या? पहला कह रहे हैं कि प्रगलन, दूसरा कह रहे हैं बेसेमरीकरण में, तीसरा कह रहे हैं निस्तापन में, चौथा कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है ना, नवतेज। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि इसमें परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में होता है। तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग जो होता है वो किस में होता है? भर्जन में होता है, भर्जन विधि द्वारा। भर्जन विधि में जो है किसका उपयोग होता है? परावर्तनी भट्ठी का। इसमें पूछ रहे हैं कौन परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में किया जाता है? तो भर्जन में किया जाता है। फिर देखिए अगला, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के जो है विनिमय से नई यौगिक बनती हैं उनको क्या कहते हैं? यानी ये जो है कोई एक अलग जो पदार्थ है, जैसे कोई जो दो तत्व है, ये तत्व ये है, ये तत्व ये, इसके साथ मान लीजिए धनायन और ऋणायन जुड़े हुए थे, इसके साथ धनायन और ऋणायन जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, ये दोनों जब अपक्रिया करते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसका जो धनायन था वो इसकी जो है ऋणायन के साथ क्रिया कर लेता है, जबकि इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ क्रिया कर लेता है। इसी को कहते हैं कि आयनों का आपस में विनिमय करना। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा जो है सही है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो सही ऑप्शन इसमें है उभय अपघटन क्रिया, यानी दोनों आपस में अपक्रिया करके आदान प्रदान करते हैं आयनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित H आयन की जो है सांद्रता क्या होगी? किसी विलयन का pH मान जो 4 है तो इसमें उपस्थित H आयन की सांद्रता पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया कि 10 की घात जो है -4, दूसरा कह रहे हैं कि 1 × 10⁻⁷, तीसरा कह रहे हैं 1 × 10⁻14, चौथा कह रहे हैं कि 1 × 10⁻8। तो किसी विलयन का pH मान जो होता है उसके जो है H आयन पर उपस्थित आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा कि 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अगला कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर को डालने पर उसका रंग कैसा होता है? अगर कोई अम्लीय विलयन है उसमें लिटमस पेपर को डाल रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें बताओ कि जो लिटमस पेपर होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो इसमें देखिए अम्ल है, अम्ल से याद रखेंगे कि अनिल से देखिए क्या होता है, अनिल से इलेक्ट्रिक जो है अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लय से लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। जबकि अगर देखेंगे तो इसमें जो एक और जो है क्षार वाला है कि छलानी छलानी से अगर देखेंगे तो देखिए इसमें जो है क्षार जो है वो जो है क्षार यह लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है, तो छलानी से याद रखेंगे क्षार को। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जबकि जो अनिल से याद रखेंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। इसमें कह रहे हैं कि अम्ल जो है लिटमस पेपर को डालने पर उसका रंग कैसा करता है? तो अम्ल जो होता है वो कैसा करता है? लाल कर देता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो है लाल सही होगा। ठीक, अगला कह रहे हैं नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो नौसादर का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2SO4 ये सोडियम बाइसल्फेट है। अगला देखिए NH4Cl, इसमें कह रहे हैं कि कौन नौसादर का सूत्र है, तो NH4Cl सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं कि आग को बुझाने के लिए वाले यंत्रों में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आग के बुझाने वाले यंत्रों में देखिए आग बुझाने वाले यंत्रों में पूछ रहे हैं कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में जो होता है NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। किसका? NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कि NaHCO3 यानी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहे हैं कि लोहे को जंग से बचाने की विधि, लोहे को जंग से बचाने की विधि जो है क्या है पूछ रहे हैं। देखिए, तो पहला कह रहे हैं, पहला ऑप्शन पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस लगाकर, तीसरा जिंक की पॉलिश करके यानी पर चढ़ा के, चौथा कह रहे हैं इस सभी यानी किस विधि द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है उपयुक्त सभी सही है। हम जो है पेंट करके, ग्रीस लगाकर या जिंक की पर चढ़ाकर हम जो है क्या कर सकते हैं, तो हम जो है लोहे के जंग से बचा सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में कौन सा अणु पाया जाता है। नाइट्रोजन में जैसे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अणु में जो है क्या पाया जाता है। नाइट्रोजन का अगर देखेंगे परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5 होगा। क्या होगा? 2 और 5। इसमें कह रहे हैं कि इनके बारीक कलश में जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो आपस में साझा करके जो है, ये जो आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और बंध बनाते हैं, तो इसको जो है त्रिसंयोजी बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहेंगे? त्रिसंयोजी बंध कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? त्रिसंयोजी बंध यानी चौथा ऑप्शन सही है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। किसका? मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन C2H2, दूसरा कह रहे हैं कि C जो है CH3, तीसरा कह रहे हैं कि CH4, चौथा कह रहे हैं कि C2H6। कौन सा सही है? तो इसमें जो है मार्स गैस का जो उदाहरण है कौन सा है? मार्स गैस का उदाहरण CH4 है, जिसको हम मेथेन गैस भी कहते हैं। इसमें देखिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है हम ऐसा परिवर्तन जिसको हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित होने के बाद कोई पदार्थ पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है, जैसे रासायनिक परिवर्तन का अगर उदाहरण पूछेंगे तो कहेंगे जंग का लगना, क्या? जंग का लगना, मोम का जलना, मोम का जलना, दूध का फटना, फलों का पकना, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण हैं किसके? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो अगर पूछेंगे बताइए रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो कहना कि ऐसा परिवर्तन जिसको परिवर्तन होने के बाद पुनः पदार्थ को अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ऐसा परिवर्तन हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, आगे जो है इसमें कह रहे हैं दूसरा विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया अगर पूछे कोई, तो कहना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CuO जो ए जो है अभिक्रिया किया H2 से, ठीक, तो ए बनाएगा Cu प्लस H2O, Cu प्लस क्या? H2O। जैसे देखिए, इसमें जो है CuO अभिक्रिया किया हाइड्रोजन से, बनाया क्या? Cu प्लस H2O। इसमें अगर देखिए तो एक कार्बन जो है यहाँ कॉपर था, कॉपर को हाइड्रोजन क्या किया? विस्थापित कर दिया, और यहाँ पर जो है स्वयं जाकर
हाइड्रोजन के साथ जो है स्वयं बैठ गया। तो इस सब क्रिया को कहेंगे हम लोग कौन सी अपक्रिया? सब क्रिया को हम लोग कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। ठीक। अगला कह रहे हैं कि विकृति गंधा क्या है? यदि हम किसी पदार्थ को जो है अधिक लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें जो है वह वातावरण से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है एक अलग प्रकार की उसमें से गंध आने लगती है, जिसको हम कहते हैं विकृति गंधा। जैसे हम जो है किसी वसी पदार्थ को जो है कुछ समय तक रख देने पर उसमें अलग प्रकार की गंध आती है, इसी को हम लोग कहते हैं विकृति गंधा। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि अगला देखिए कह रहे हैं कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्षारक के कितने प्रकार होते हैं? तो क्षारक अगर देखेंगे क्षारक के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? क्षारक के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कि दुर्बल क्षार और दूसरा होता है प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो अगर इसमें पूछे थे देखिए केवल कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे हैं पीएच मान का सूत्र लिखिए। तो पीएच मान का जो है कई सूत्र था इसमें। देखिए इसमें आप लोगों को बताए थे कि HN और प्लस OHN बराबर 14। ऐसे एक लिखवाए थे माइनस log 10 की पावर HN, ये जो है सूत्र लिखवाए थे आप लोगों को। तो ये जो है ध्यान रखिएगा इसको, तो ये सब जो है इसमें याद रखिएगा। उपधातु किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वे धातुएं जो धातु अधातु दोनों का गुण रखते हैं, यानी वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं उपधातु। इसमें जो है जैसे इसके जो उदाहरण में देखेंगे तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान। और जो इसमें देखेंगे तो इसमें जो ये सब जो है क्या है, उपधातुओं के उदाहरण हैं। तो इनकी संख्या जो है किसी बुक में 6, किसी में 7 दिया है, तो इनकी संख्या 7 होती है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान जो है इस प्रकार जो है 7 धातुएं होती हैं। ठीक। फिर देखिए दोस्तों आगे जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो ऐसे देखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह अन्य वीडियो यानी और अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।